जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया ये आपको पढ़ना है बीए थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है 2022-23 का पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों। तो 2024-2025 के जो सत्र है 2024-25, इस सत्र में ये क्वेश्चन पेपर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चले इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रश्न पत्र में दोस्तों बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके 100% श्योर होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से 90% श्योर होते हैं, हर साल आते हैं, कौन कौन से एकदम स्किप करने होते हैं। ठीक है, ये इन सभी बातों को हम लोग इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए किसी किसी कॉलेज में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, किसी कॉलेज में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें लेकिन जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75, ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपको निर्देश जो दिए रहते हैं, जो यहाँ पर नोट लिखे रहते हैं, इसे पढ़ना अनिवार्य है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को करना है। अच्छा, कैसे कैसे प्रश्न इसमें दिया गया है देखें। प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए और शेष प्रश्नों का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। ठीक है, जो प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग, जो प्रथम प्रश्न होंगे उसमें 100 शब्द लिखना है, जो द्वितीय प्रश्न है दिए गए हैं उसमें आपको 800 शब्दों में लिखना है। ठीक है, प्रश्नों के सम्मुख उनके पूर्णांक अंकित हैं। चलिए देखते हैं भैया क्या है। देखें इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें 5 प्रश्न आपको दिया गया है, 3-3 नंबर मिलेगा आपको लिखने के लिए। 100 शब्दों में लिखना है, ये बात भूलिएगा नहीं, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चले किसी कॉलेज में आपको 50 शब्दों में लिखने के लिए दिया जाता है। जो अति लघु होता है वो आपके 200 शब्दों में देता है लिखने के लिए, और जो आपका लघु होता है वो आपका 200 शब्दों में लिखने के लिए बोलेगा, और जो अति लघु होगा वो 50 शब्दों में, और जो दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न होता है 450 शब्दों में या फिर 500 शब्दों में। इस तरह से कितने यूनिवर्सिटी अपने क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। ठीक है बाबू, चले ध्यान रखेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा क्यों बनाई गई थी। ठीक है, क्यों बनाई गई थी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो प्रश्न का उत्तर है अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। भारत की संविधान सभा ये आपका 100% श्योर है दोस्तों, हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भारत की संविधान सभा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत की संविधान सभा से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं हर साल, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार करना अनिवार्य है। अभी मैं इसका उत्तर भी बता दूंगा, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, दूसरा है नगर पालिका के कार्य एवं शक्तियाँ, तो ये हर साल नहीं पूछा जाता है, 90% मान के चलिए। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा 4-5 बार इसे जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, यदि आप पढ़े रहेंगे तो नगर पालिका के कार्य एवं शक्तियों के बारे में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी उत्तर मैं आपको बताऊंगा। चले अगला है भारतीय राजनीति नेतृत्व में नारी की भूमिका, इसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, पूछा नहीं जाता है ये। ठीक है, चलें क्योंकि 2022-23 के सत्र में आया है, 2024-25 के सत्र में भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले अभी जो मैंने आपको प्रश्न बताया है भारत की संविधान सभा, इन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर बताने जा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न पूछा है भारत की संविधान सभा। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा का स्थापना क्यों हुआ था, ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में किया गया था। ठीक है, इस तरह से आएगा आप लोग आपको लिखने के लिए, तो इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलें भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के लिए एक संविधान तैयार करना। ठीक है, यह सभा स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने के लिए जिम्मेदार थी। चलें आगे बढ़ते हैं। जिम्मेदार थी, इसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रमुख बिंदु आपका दिया गया है गठन और सदस्यता। यदि आप हेडिंग दे करके लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, अपने कॉपी में अपने एग्जाम में, तो मान के चलिए लगभग आपका जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सकेगा आप लोग हेडिंग डालकर जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रमुख बिंदु दिया गया है गठन और सदस्यता।
संविधान सभा का गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। इसमें 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर से चुने गए थे। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे? भारतीय संविधान सभा में प्रमुख व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अन्य प्रमुख नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में। इसमें अगला आपका दिया गया है हेडिंग में। ठीक है, कार्यकाल और शस्त्र, भारतीय संविधान सभा का कार्यकाल और शस्त्र। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अंतिम शस्त्र कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जिस दिन संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रमुख दस्तावेज और प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो भारतीय संविधान की आधारशिला बना। संविधान सभा ने कई समितियों का गठन किया, जैसे कि प्रारूप समिति, संघीय समिति और मौलिक अधिकार समिति, जिनका उद्देश्य संविधान के विभिन्न पहलुओं पर काम करना था। ठीक है, चले इसमें अगला था भारतीय संविधान सभा का महत्व क्या है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थीं संविधान बनने के समय। ठीक है, जो समय के साथ संशोधित होती रही हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, दूसरा आपका पूछा गया था नगरपालिका के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, नगरपालिका के कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं? तो नगरपालिका, जिसे नगर परिषद या नगर निगम भी कहा जाता है, एक स्थानीय स्वशासन इकाई होती है। इसके कार्य एवं शक्तियाँ मुख्यतः निम्नलिखित हैं। ठीक है, नगरपालिका के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो नगरपालिका के आपके क्या है? कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, कार्य एवं शक्तियाँ में इनका प्रशासनिक कार्य क्या है? तो नगर योजना एवं विकास। ठीक है, जो आपका नगर पालिका है, नगर पालिका नगर योजना एवं विकास लेकर के आती है। ये कैसे करती है? नगर के संरचनात्मक और भौगोलिक विकास की योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना। ठीक है, ये प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है आपका नगर पालिका के। ठीक है, चलें ऐसे हेडिंग डाल के आपको लिखना है ध्यानपूर्वक। अगला है आपका स्वच्छता, जो नगर निगम है क्या करती है? ठीक है, स्वच्छता करती है शहरों में। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बनाए रखना और कचरे का प्रबंध करना, ये नगर निगम का कार्य है। ठीक है, अगला है जल आपूर्ति। आप लोगों ने नगर निगम का वो टैंकर देखा होगा, नगर निगम लिखा रहता है उस पर। ठीक है, तो जल आपूर्ति भी करते हैं। तो नगर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला है स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, अगला है आपका सड़क एवं परिवहन, सड़कों का निर्माण, रख रखाव और नगर परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करना। ये सभी क्या हैं? नगर पालिका की शक्तियां एवं कार्य हैं। ठीक है बाबू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, चले आगे देखते हैं इनका और क्या है। विधायी कार्य क्या है इनका? नगर पालिका के कार्य एवं शक्तियाँ की विधायी कार्य क्या है? तो नियम और उपनियम बनाना, नगर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न नियमों और उपनियमों का निर्माण और उनका कार्यान्वयन करना। ठीक है, कर निर्धारण। ठीक है, जो टैक्स होता है उसको निर्धारण करता है नगर निगम। ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क निर्धारण करना, जैसे कि संपत्ति कर, जल कर आदि। ठीक है, जल कर कैसे होता है? जैसे टोटी वोटी लगवाते हैं लोग घर में। ठीक है, उसका भी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, घर का टैक्स आप लोग जमा करते हैं तो नगर निगम के अंतर्गत ही जमा होता है। ठीक है बाबू, चलें नगर निगम की कार्य एवं शक्तियाँ में सामाजिक कार्य इनका क्या होता है? सामाजिक कार्य में ये शिक्षा के अंतर्गत नगर क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संस्थानों का संचालन और प्रबंधन करते हैं। सामाजिक कल्याण, निर्धन और कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम लागू करते हैं। ये सांस्कृतिक गतिविधियों में ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन और प्रोत्साहन देना।
पीडीएफ पाना चाहते हैं आप लोग तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग एकदम शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नगर पालिका के कार्य एवं योजना में इनका विकासात्मक कार्य है। विकासात्मक कार्य में इनकी आवासीय योजनाएं हैं, ठीक है। ये आवास प्रोवाइड कराते हैं, सस्ते और किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना और आवासीय योजनाओं का विकास करना, ठीक है। उद्यान और पार्क, ठीक है, पार्क जो नगर निगम होता है वो उद्यान और पार्क भी लगाते हैं। नगर क्षेत्र में उद्यान, पार्क और खेल के मैदान का विकास और रखरखाव भी नगर निगम ही करता है, ठीक है। अच्छा, नगर निगम बिजली और ऊर्जा का भी आपका देखभाल करता है। नगर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का प्रबंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का प्रोत्साहन करता है, ठीक है। चलें, नगर पालिका की कार्य एवं योजनाएं में ये आपातकालीन सेवाएं कैसे देते हैं। अग्निशमन सेवाएं, ठीक है। नगर में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाएं प्रदान करते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लग गई शहर में, ठीक है, तो वो अग्निशमन जो ट्रक होता है, ठीक है, जिसे दमकल बोलते हैं, जाकर के वो आग को बुझाता है, ठीक है। ये भी नगर निगम के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, ठीक है, इन सभी को ये क्या करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के दौरान त्वरित राहत और कार्य बचाव करते हैं नगर निगम के लोग, ठीक है। चलें, इसमें अगला आपको पूछा गया था, भारतीय राजनीति नेतृत्व में नारी की भूमिका। ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो राजनीति भागीदारी शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यह न केवल मतदान के अधिकार से संबंधित है, बल्कि साथ ही साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक चेतना आदि में भी भागीदारी से संबंधित है, ठीक है। तो इसे आप लोग पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलें, चाहे तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें अगला आपका पूछा गया है निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के जो कार्य हैं उसको बताना है आपको 100 शब्दों में, ठीक है। 3 नंबर आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, और इसमें इलेक्शन आयोग के जो कार्य हैं, इसको ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। 100% ये प्रश्न आपका इलेक्शन कमीशन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरी में भी आता है, लघु में भी आता है और आपके अति लघु में भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। भारत में दबाव समूह, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप इन इंडिया, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है दोस्तों, इसे स्किप कर दीजिएगा, 2-3 बार केवल पढ़ना है, ठीक है। चलिए, मैं आप दोनों का उत्तर आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखें, इसमें आपका पहला पूछा गया है निर्वाचन आयोग के कार्य, इलेक्शन कमीशन के कार्य क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं अलग अलग। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। निर्वाचन आयोग क्या करता है, चुनाव की तैयारी और संचालन करता है, ठीक है। चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में आपके चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। और क्या करता है इलेक्शन कमीशन, आदर्श आचार संहिता लागू करना, ठीक है। आचार संहिता लागू कर देता है आपका चुनाव होने से पहले इलेक्शन कमीशन, ठीक है। वोटर रजिस्ट्रेशन और सूची भी बनाता है इलेक्शन कमीशन। अच्छा, और क्या करता है, मतदान शिक्षा, मतदाता शिक्षा, ठीक है। आयोग मतदाताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारों के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। देखते होंगे आप, जैसे आपका लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारे आपके टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह आपके प्रचार दिखाए जाते हैं कि वोट आपका अधिकार है, आपको इसे देना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगला है चुनावी खर्च की निगरानी करना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है, और है आपका कांग्रेस है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि मान लीजिए एक एस्टिमेट होता है 5 लाख आपको खर्च करने हैं, 5 लाख आपको, लेकिन क्या होता है कि अभी क्या हो सकता है बीजेपी आपका 7 लाख खर्च कर देगी या 8 लाख खर्च कर देगी, तो इस पर निगरानी भी रखना पड़ता है चुनाव आयोग को, ठीक है। इसमें अगला आपका है चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव परिणाम की घोषणा करता है, चुनावी विवादों का निपटान करता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, ठीक है। अच्छा, चलिए बारी बारी इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं काफ़ी शानदार तरीके से, ठीक है। चले, देखिए निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, चुनाव की तैयारी और संचालन कैसे होता है। निर्वाचन आयोग देश में विभिन्न स्तरों, लोकसभा, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकाय के चुनावों की तैयारी और संचालन करता है, ठीक है। चलें, अगला है चुनाव की तिथियों की घोषणा। इलेक्शन कमीशन क्या करता है,
आयोग चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है और चुनाव प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करता है कि इस तिथि को चुनाव होगा इस क्षेत्र में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी जल्दी होने वाला है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। अगला है आपका आदर्श आचार संहिता लागू करना। जो इलेक्शन कमीशन है ये चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार इसका पालन करें। ठीक है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, बहुत सारे जितनी पार्टियां हैं सभी क्या करें, अपनी उम्मीदवारी का पालन करें। ठीक है, अगला है आपका वोटर रजिस्ट्रेशन और सूची। जो इलेक्शन कमीशन है मतदाता सूचियों का अद्यतन और प्रबंधन करता है और योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन की सुविधा प्रदान करता है। यानी जो 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, उनका नाम सूची में आ जाता है। ठीक है, चले अगला है मतदाता शिक्षा। आयोग मतदाताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। ठीक है, ऐड चलाए जाते हैं, प्रचार चलाए जाते हैं आपके। चुनावी खर्च की निगरानी। निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी खर्च की निगरानी करता है और इसकी रिपोर्टिंग जो होती है वो सुनिश्चित करता है कि कौन सी पार्टी ने कितना चुनाव में खर्चा किया है। ठीक है, चलें इसमें आपका अगला पूछा गया है, इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करता है, चुनाव खर्च की निगरानी करता है। ठीक है, कौन सी पार्टी कितना चुनाव में खर्च करेगी। निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी खर्च की निगरानी करता है और इसकी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है। ठीक है, कि कौन सी पार्टी ने कितना आपके इलेक्शन में खर्चा किया है। ठीक है, चले आपका इसमें अगला है चुनाव परिणाम की घोषणा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग चुनाव परिणामों की घोषणा करता है। ठीक है, यानी अगर आप पूरे हेडिंग याद कर लेते हैं दोस्तों तो आप काफ़ी शानदार तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चुनावी विवादों का निपटान। जो इलेक्शन कमीशन है चुनावी विवादों और शिकायतों का निपटान करता है और आवश्यक कार्रवाई करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण। ठीक है, आयोग जो होता है इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है कि कौन सा चुनाव चिन्ह आपका होगा। ठीक है, जैसे आपकी नेशनल वाली पार्टियां हैं उनका तो फिक्स रहता है कि आपका हाथ का पंजा रहेगा, ठीक है, कमल रहेगा। लेकिन जो ग्रामीण पे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव होते हैं जैसे प्रधान का हो गया, ठीक है, तो इन सभी का चुनाव चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, चलें दबाव समूह क्या है इसके बारे में पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, दबाव समूह क्या होता है। भारत में दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स वे संगठन हैं जो विशेष हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नीतियों और निर्णयों को अपने पक्ष में मोड़ना होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह हैं जैसे व्यापारिक और औद्योगिक संगठन, ठीक है, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल FICCI और भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ये क्या है, व्यापारिक और औद्योगिक संगठन है। ये भारत में दबाव समूह है जो इलेक्शन पर क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे अपना दबाव डालते हैं। ठीक है, कि मेरी पार्टी जीत जाए। इसमें अगला है आपका कृषि आधारित संगठन। ठीक है, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय किसान सभा है। श्रमिक संगठन कौन कौन से हैं, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC है। भारतीय मजदूर संघ BMS है। ठीक है, जाति और धर्म आधारित समूह कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS है और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये दबाव समूह है। ठीक है, चुनाव के टाइम पे RSS और ये जो अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं ये सब क्या करते हैं, डायरेक्ट चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन बाहर कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी की जीत हो। ठीक है, जितने व्यक्तियों को हो सके हमारी तरफ लाया जा सके। ठीक है, इसी को दबाव समूह बोलते हैं दोस्तों। अगला है व्यावसायिक संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सा संघ IMA। ठीक है, चलें आपका इसमें अगला है पर्यावरण संगठन। इसमें है चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये क्या है, दबाव समूह के अंतर्गत सभी आते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये दबाव समूह क्या है? ये दबाव समूह विभिन्न तरीकों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैंने जितने भी आपको ऊपर संगठन बताए हैं, ये सब क्या करते हैं? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है? जैसे कि लॉबिंग, जनहित याचिकाएं दाखिल करना, मीडिया का उपयोग करना, प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन करना आदि। इनका प्रभाव सरकार की नीतियों, कानूनों और विकासात्मक कार्यों पर देखा जा सकता है। आप लोग खुद देखते होंगे, ठीक है? चलें, यहाँ से आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतांत्रिकरण प्रक्रिया के मार्ग में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिए। 800 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न हर साल आता है, इसे तैयार करना है, ठीक है? आपके पास सीरीज होगी, सीरीज में आपके पास यूपीएस हो सकता है, आपके पास राजेंद्रा हो सकता है, बुक है, ठीक है, किताब है यानी, और आपके पास गाइड भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है? अगला है, भारत के संविधान में वर्णित अर्ध संघात्मक शासन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो अर्ध संघात्मक पे दोस्तों आपका अति लघु में भी प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है? तो इसे जरूर तैयार कर लेंगे। अर्ध संघात्मक क्या होता है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अगला है आपका, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है आपका। भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा जोड़े गए प्रावधानों एवं विषयों को प्रकाशित कीजिए, ठीक है? ये हर साल पूछा जाता है, तो तैयार कर लेंगे, ठीक है? चलिए, अगला है, भारत में गठबंधन की राजनीति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, ठीक है? भारत में गठबंधन की राजनीति इस बार क्या है, बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने बिहार के जो नीतीश जी हैं, ठीक है, इनसे गठबंधन करके अपना सरकार बनाई है, तो वही गठबंधन के बारे में पूछा गया, ठीक है? भारत में गठबंधन की राजनीति का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, या फिर आपका पूछ सकता है भारत में गठबंधन की राजनीति पर प्रकाश डालिए। भारत में गठबंधन की राजनीति पर एक लेख लिखिए। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, दीर्घोत्तरी में पूछा जाता है। तो ये एकदम 100% वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, एकदम तैयार कर लेंगे, ठीक है? भारत में गठबंधन की राजनीति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगला है आपका, राष्ट्र निर्माण में आने वाली प्रमुख समस्याओं पर संक्षिप्त पर प्रकाश डालिए तथा उनके निवारण के उपायों पर सुझाव दीजिए। इसको स्किप कर दीजिएगा, 2-3 बार केवल पढ़ेंगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है। अगला है आपका, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं महत्व बताइए। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसे जानना अनिवार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ लेंगे, ठीक है बाबू? चलें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं, कौन सा हर साल आता है, ये जानना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपको पता चल जाता है कि पढ़ना क्या है, तो पढ़ने में मज़ा भी आता है, ठीक है? भारत में जाति की राजनीति के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। भारत में जाति की राजनीति भी होती है, ठीक है? किस जाति को वोट दिया जाए, ये मेरे जात का है, इसको मैं वोट दूंगा। इस पर भी आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 4 से 5 बार इसे पढ़ लेंगे, ठीक है? आपका तैयार हो जाएगा। अगला है आपका, इसमें भारत में चुनाव सुधार पर गठित विभिन्न समितियों के सुझावों पर संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। स्किप कर दीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे, हमेशा नहीं पूछा जाता है। चले, तो ये रहे दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर बीए 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है? यानी राजनीति शास्त्र का। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जितने भी इसमें आपके क्वेश्चंस बताए गए हैं बहुत ही शानदार तरीके से बताए गए हैं, आप लोग आराम से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप आगे 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में मेरे ही साथ पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।